हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है मैथ सेट्स की एक और नई क्लास में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं हिपेटिक और बिलियरी फंक्शन। हिपेटिक मींस लिवर से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं उनके बारे में, और बाइल डक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, लिवर से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हिपेटिक एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिवर। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा डिसऑर्डर है, दैट डिजीज है, वो है हमारी जॉन्डिस। हम सब जानते हैं कि पीलिया जिसको हम कहते हैं, टोटल जो हमारा बिलीरुबिन का लेवल होता है वो 3 mg पर डेल से जब ज़्यादा हो जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं जॉन्डिस। कहते हैं कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाने को हम क्या कहते हैं? जॉन्डिस कहते हैं। और जॉन्डिस जो होता है कितने तरीके से उसका कंसंट्रेट करते हैं, 3 तरीके से इसके नॉर्मल लेवल होते हैं। टोटल बिलीरुबिन की बात करें तो 0.2 से लेके 1.0 mg पर डेल। देन अगर हम डायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की बात करें तो 0.104 mg पर डेल होता है। 0.1 से 0.4 mg पर डेल होता है। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जिसके अंदर क्या हो जाता है 0.22 लेके 0.7 mg पर डेल होता है। अगर हमारे को टोटल इन तीनों की वैल्यूज अच्छे से पता है और नॉर्मल वैल्यू से कितना ज्यादा होता है ये पता है, जॉन्डिस के अंदर एग्जाम में सब लिख के आएंगे कि भाई येलोइश कलर हो जाता है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, क्लेरा जो है वो येलो हो जाती है, इसके अलावा स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन येलो हो जाती है। लेकिन जब कोई इंसान ये लिखता है कॉपी के अंदर कि नॉर्मल जो लेवल्स होते हैं उनके ये होते हैं, और इससे अगर ज्यादा लाइक 3 mg पर डेल से ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जॉन्डिस कहते हैं। देन इसके बाद में कितने तरीके के जॉन्डिस होते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे टाइप ऑफ जॉन्डिस, जिसमें आता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस, दूसरा आता है कंजेनाइटल नॉन हीमोलाइटिक जॉन्डिस, तीसरा आता है हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस, चौथा था कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस की। तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस अकर ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उसके एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन के कारण से जो है क्या हो सकता है? जॉन्डिस अकर हो सकता है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है? सीरम जो बिलीरुबिन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है कि रेड ब्लड सेल्स जब डिस्ट्रक्ट होती हैं, तो उसके कारण इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाती है कि एनीमिक की कंडीशन भी आ सकती है। एनीमिक कंडीशन कैन सीन हियर, ये चीज़ लिख देना। नेक्स्ट आती है, हम इसके कॉजेस की बात करें तो क्या-क्या कॉजेस होते हैं? सबसे पहले आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। दूसरा आता है हमारे हेरिडिटरी साइटोसिस की वजह से ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी की वजह से। देन इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया की वजह से हो सकता है। सीवियर बर्न के कारण हो सकता है। हीमोग्लोबिनोपैथी के कारण हो सकता है। सेप्सिस और मलेरिया के कारण ये कंडीशन आ सकती है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं कंजेनाइटल नॉन हीमोलाइटिक हाइपरबिलीरुबिनिया क्या होता है? तो इट इज़ अ माइल्ड टाइप, और इन ये जो होता है एक माइल्ड टाइप का जो है जॉन्डिस होता है। इट इज़ द मेन कॉज़ ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द हेपेटिक ग्लाइकोरोनिल ट्रांसफरेज़। हेपेटिक ग्लाइकोरोनिल जो ट्रांसफरेज़ होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज़ हो सकती है। और इसके जो नॉर्मल लिवर फंक्शन होता है उसके अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं? वो एब्नॉर्मल। नहीं, सॉरी, इस तरह के जो जॉन्डिस होता है इसमें लेवल जो होता है नॉर्मल मिली, सॉरी, लिवर का जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल रहता है ना। टंग ट्विस्टिंग, सॉरी गाइस। देन दूसरा इसमें ग्लिबर्ट सिंड्रोम भी होता है, जो कि किसके ऑनर में रखा गया है? एक फ्रेंच फिजिशियन, जिसका नाम क्या था हमारे? उनका नाम था निकोलस बट, उनकी वजह उनके ऑनर में। देन इसके बाद में बात करते हैं तीसरा सेल्युलर जॉन्डिस की। हिपेटा सेल्युलर जॉन्डिस मींस, हिपेटो मींस हेपेटिक यानी लिवर, सेल्युलर मींस सेल्स यानी हेपेटिक सेल्स के डैमेज की वजह से होता है। उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड और लिवर की जो कैपेसिटी होती है 2 काम करने की। पहला तो ये कि वो जो लिवर को कॉन्जुगेट करने का काम करता है, और दूसरा जो होता है उसको बाइल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वो दोनों की कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देन इसके बाद में इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। जो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है उसके लेवल के अंदर क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट हो जाता है, और उसकी वजह से लिवर के जो फंक्शन वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं।
नेक्स्ट आती है हमारे क्या क्या कोज हो सकती है क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से, यानी प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। देन उसके बाद में आती है लिवर सिरोसिस, लिवर के सड़ जाने की वजह से ये चीज होती है। तीसरा इसमें आ जाता है हमारे तीसरा जो इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे तीसरा आ जाता है प्रोलॉन्ग कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के जो प्रोलॉन्ग कंजप्शन होता है उसके कारण से ये चीज हो सकती है। चौथा आता है सर्टेन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन की वजह से ये चीजें हो सकती है। नेक्स्ट हम कोलेस्टेटिक जॉन्डिस की बात करते हैं। इस तरह के जो जॉन्डिस होते हैं इसमें जो नॉर्मल टोटल बिलीरुबिन लेवल होता है और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल होता है वो अनकॉन्जुगेटेड के जो नॉर्मल है उसके बराबर आ जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोलेस्टेटिक जॉन्डिस कहते हैं। देन इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं, हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, प्रेगनेंसी या किसी प्रकार के ड्रग इंड्यूस कर ली गई है तो उसकी वजह से हो सकता है, पेनक्राइटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, डिओडेनल अल्सर, बिलियरी सिरोसिस के बाद में आ जाता है स्टोन, के अलावा प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर पेनक्रियाज एंड बिलियरी सिस्टम, और लास्ट में आ जाता है सिस्टिक फिब्रोसिस के कारण से ये हो सकता है। देन इसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। मेन जो होते हैं दो होते हैं, दैट इज क्ले स्टूल्ड, क्ले कलर्ड स्टूल्ड एंड डार्क कलर्ड यूरिन, ये दो होते हैं। इसके अलावा हमारे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं उसके येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। देन इसके अलावा एनोरेक्सिया की कंडीशन हो सकती है, मेलिस, फटीग, इसके अलावा डार्क कलर्ड और क्ले कलर्ड स्टोन हो गया, वीकनेस हुई, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, प्रूराइटिस और वेइंग ग्रोथ, इनके कारण इनके ये हमारे क्या देखने को मिलते हैं, उसमें साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। देन डायग्नोसिस किस किस तरीके से कर सकते हो, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन बिलीरुबिन लेवल और बिलिनोजन लेवल और फीकल बिलिनोजन लेवल, यूरोबिलिन। देन इसके अलावा बाकी सीरम बिलीरुबिन का जो लेवल है, टोटल अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लेवल हुए। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी हुई। इसके अलावा एसजीओपी, इसके थ्रू तो हम स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कि स्कार्स का फॉर्मेशन तो नहीं है, नई चीजें। देन इसके बाद में आ जाता है एसजीओटी और एसजीपीटी का फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। फ्लोटिंग टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखते हैं, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं हम। इसके अलावा ब्लड काउंट देखते हैं, लीवर बायोप्सी देखते हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रिएटोग्राफी, इसके थ्रू भी जो है आप क्या कर सकते हो और डायग्नोस कर सकते हो। इसके बाद में आ जाता है हमारे मैनेजमेंट में आ जाता है सबसे पहली चीज है, ये कोजेस के अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाते हैं। ये ऐसे ट्रीट नहीं किए जाते हैं कि भाई आया पेशेंट तो उसको पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस दे दी, नहीं नहीं, उसमें जैसा कोज होता है उसके आधार पर किया जाता है। दूसरी चीज है ये आउट पेशेंट इनपेशेंट डिपार्टमेंट बेस्ड है, कभी आउट पेशेंट की जरूरत होती तो वो माइल्ड कंडीशन में वहां हो जाता है, सीवियर केसेस में हम इनपेशेंट यानी एडमिशन कर देते हैं पेशेंट का। इसके अलावा उसके जनरल सीवियरिटी के आधार पर हम ये चीजें डिसाइड करते हैं, और माइल्ड केस होता है तो उसको हम उसको घर भेज देते हैं, रेस्ट के लिए कहते हैं, और वॉच वेटिंग पॉलिसी के आधार पर हम वेटिंग वॉच पॉलिसी के आधार पर हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं आफ्टर द डिस्चार्ज ऑल्सो। देन ट्रीटमेंट क्या दोगे, आईवी फ्लूइड दो, एंटीबायोटिक्स दो अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है या फिर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वहां पे देखने को मिलता है तो। इसके अलावा कोर्स जो होता है जॉन्डिस का, अगर वो ड्रग्स या टॉक्सिन्स होते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो, डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो जरूरत है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हो। इसके अलावा मलेरिया की कंडीशन तो उसको एंटी मलेरिक ड्रग देके आप जो है क्या कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। देन इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग सच एज लिवोसिट्रिजिन टू रिलीव इचिंग, यानी लिवोसिट्रिजिन जो ड्रग होती है उस जो हमारे को इचिंग से बचाती है, अब वो आप दे सकते हो पेशेंट को। इसके अलावा सप्लीमेंट्री आयरन एंड फॉलिक एसिड, सप्लीमेंट्री आयरन और फॉलिक एसिड जो है पेशेंट को आप प्रोवाइड करा सकते हो। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड टू प्रिवेंट द रिएक्शन, यानी कि हीमोलाइटिक जो रिएक्शन होती है उससे बचाने के लिए हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। इसके अलावा फेनोबार्बिटोल हुआ, फेनोबार्बिटोल जो है उसका काम क्या होता है, बाइल फ्लो को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। इसके अलावा स्प्लेनेक्टमी जो होती है वो कर दो, कब कर दो, जब हीमोलाइटिक जो जॉन्डिस है वो फेल हो जाए तो हमको स्प्लेनेक्टमी करनी होती है। देन इसके अलावा लास्ट में आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है वो क्या हो जाता है, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई होता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को सर्जिकली रिमूव कर,
नर्सिंग मैनेजमेंट में 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो कलर ऑफ स्क्लेरा और स्किन आपको असेस करना है, लिवर फंक्शन, न्यूट्रिशनल लेवल देखना है और पेशेंट्स की जो ओरल डाइट की एबिलिटी है टॉलरेट करने की, वो आपको देखनी है। बाकी नॉर्मल जनरल हेल्थ स्टेटस, वाइटल साइन, अंडरलाइन कॉजेज, एंजाइटी, नॉलेज आपको पेशेंट की देखनी है। देन आता है हमारा लिवर सिरोसिस, देख सकते हैं नॉर्मल हेल्दी लिवर और जो सिरोस्ड लिवर है कि किस प्रकार से डैमेज लिवर है, वो आपको दिख रहा होगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो है क्रोनिक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीज ऑफ लिवर, यानी लिवर के अंदर क्या हो सकता है, हमारे क्रोनिक हो सकते हैं। सबसे पहले तो लिवर जो है वो क्रोनिक हो सकता है, बिल्कुल धीरे धीरे ही, ऐसा एकदम से ऐसा तो होगा नहीं, धीरे धीरे ही होगा। दूसरी चीज आ जाती है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ये धीरे धीरे बढ़ने वाली डिजीज, ठीक है। तीसरी होती है डीजनरेटिव, यानी इसके जो टिश्यूज वगैरह होते हैं, सेल्स जो होती है वो धीरे धीरे डीजनरेट होती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, नॉर्मल लिवर के जो सेल्स होती है वो डैमेज हो सकती है, फिब्रोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है और नोड्यूलर रीजनरेशन देखने को, नोड्स वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 4 तरह के होते हैं, जैसे लेनिक सिरोसिस होता है, पोस्ट नेक्रोटिक बिलियरी और चौथा कार्डियक सिरोसिस। लेनिक जो सिरोसिस होता है वो अल्कोहल कंज्यूम करने वाले पेशेंट, सॉरी, हाँ, इंसानों के अंदर देखने को मिलता है। जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन सिरोसिस कौन सा होता है, लेनिक सिरोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख देना। देन इसके बाद में दूसरी जो चीज आती है वो क्या आती है, हमारे इसके अंदर क्या बोल रखा है उसने कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इट्स अकरेंस, यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा नॉर्मल जो लिवर सेल्स होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो कि किससे रिप्लेस्ड होती है, स्कार्स टिश्यू के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। दूसरा आता है पोस्ट नेक्रोटिक, जिसके अंदर सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है और हिपेटोक्साइल जो सेल्स होती हैं उनकी क्या हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डेड हो जाते हैं। दूसरी जो चीज है वो क्या हो सकती है इसके अंदर, ये किसकी वजह से मोस्ट कॉमन होता है, तो एक तो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से और दूसरा हिपेटोटॉक्सिन ड्रग्स की एक्सपोजर में आने की वजह से। ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना। देन इसके बाद में आ जाता है, देन इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे हमारा बिलियरी सिरोसिस, जिसमें आ जाता है दिस टाइप ऑफ लिवर सिरोसिस अगर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन। बहुत ज्यादा समय तक के अंदर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन होता है, उसके अंदर ये हमारे को देखने को की वजह से ये देखने को मिलता है। चौथा आता है कार्डियक सिरोसिस, जिसके अंदर क्या आ जाता है, सीवियर राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट साइड का जो हार्ट है वो फेल हो जाता है, जिसको हम जिसकी वजह से जो जो कोज कर देता है इसको, कार्डियक सिरोसिस को। देन इसके बाद में आ जाता है कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हेपेटाइटिस ए बी सी और डी। देन दूसरा आता है यूज ऑफ अल्कोहल, तीसरा आता है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, चौथा आता है सीवियर राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पांचवा किसकी वजह से, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हार्मोन की कमी की वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा एसिटामिनोफेन, आइसोनियाजाइड और मिथोट्रेक्साइड जैसी जो ड्रग्स होती है, जो कि हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, उनकी वजह से ये हो सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण से ये हो सकता है, विल्सन्स डिजीज के कारण से ये हो सकता है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से ये देखने को मिल सकता है हमें। इसके अलावा डायबिटीज की वजह से हो सकता है, ग्लाइकोजन स्टोर डिजीज के कारण से हो सकता है और फैटी लिवर की वजह से हो सकता है। देन इसके बाद में इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं हम, क्या-क्या आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो एनोरेक्सिया की वजह से हो सकता है, फीवर की वजह से हो सकता है, नोज़िया और वॉमिटिंग के कारण से, यूजुअली जो मॉर्निंग के अंदर होती है जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं हम इसको, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। देन फटीग की वजह से हो सकता है, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इसमें आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, वेट लॉस हुआ, हिपेटोमेगेली हुआ जिसमें लिवर का इन्लार्जमेंट हो जाता है। इसके अलावा एसाइड्स हुए, जॉन्डिस हुआ, पेरिफेरल एडिमा और एसोफेजियल वेरिस की वजह से ये के अंदर ये सारी चीजें हेपेटाइटिस लिवर सिरोसिस में देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है, डार्क कलर्ड यूरिन, डार्क कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और जो प्रेजेंस ऑफ स्पाइडर एंजियोमास ऑन फेस। इसके अलावा जो शोल्डर्स और अपर थोरेक्स, यहाँ शोल्डर्स हुआ, अपर जो थोरेक्स हुआ और फेस के ऊपर हमारे को स्पाइडर एंजियोमास, यानी कि जो स्पाइडर वेरिकोस वेन की तरह स्पाइडर हमारे को
जाले जैसे हमारे को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जाले मीन्स यानी कि वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं कलर की और हल्की-हल्की से ऐसा लगता है जैसे कि मक्खी का जाला जैसा फ़ॉर्म हो रहा है। देन इसके अलावा डायलेटेड एब्डोमिनल वॉल देखने को मिलता है, ठीक है? वेन्स देखने को मिलती है जो कि क्या है एब्डोमेन की जो वेल्स होती है वो डायलेट हो जाती है। पामर इरिथमा, पाम जो होते हैं उसके अंदर रेड स्पॉट्स आपको हाथ के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में भी हमारे को देखने को देन इसके अलावा अर्ली ब्रूइजिंग हो सकती है, इसके अलावा नोज़ल ब्लीडिंग जो हो सकती है, नोज़ ब्लीडिंग जिसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा प्रेज़ेंस ऑफ ब्लड इन वोमिटस यानी कि जब वॉमिट करते हैं तो उसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है। फिंगर्स के अंदर आपको क्लबिंग यानी इस प्रकार से फिंगर्स आपको देखने को मिलती हैं कि इस प्रकार से नहीं मतलब उसकी फिंगर्स जो हैं आपको कैसे दिखने नॉर्मल हैंड्स से थोड़ी-सी अलग आप इस प्रकार से आप देख सकते हो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है फिंगर्स के अंदर बन जाता है। इस प्रकार से जो उसको हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर। देन इसके अलावा क्या आ सकता है हमारे इसके अंदर एक और टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है और हेयर लॉस हो सकता है मेल के अंदर, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन है लॉस ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन इन मेल। देन इसके अलावा डायग्नोसिस क्या-क्या हो सकते हैं? इसके तो डायग्नोसिस में आता है एक तो हेल्थ हिस्ट्री, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट, इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ, बिलीरुबिन टेस्ट हुआ, एसजीपीटी, एसजीओटी टेस्ट हुआ, प्रोटीन लेवल हुआ, इसके अलावा लेक्टेड हाइड्रोजनेस लेवल हुआ, एल्केलाइन फॉस्फेटेज लिवर हुआ, कॉन्जुगेटेड टेस्ट हुआ, हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ, ब्लड सेल्स अल्ट्रासोनोग्राफी, लिवर बायोप्सी और एब्डोमिनल पैनक्रेटाइटिस जो है ये भी हो सकता है। देन इसके बाद में चौथे नंबर इसके बाद में हम देखते हैं क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज़ हो सकते हैं, एसाइड्स हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन यानी जो हमारी लिवर से रिलेटेड जो हाइपरटेंशन वो हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रीनल फेलियर, हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी देखने को वहाँ पे मिल सकता है, कोएगुलेशन डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जॉन्डिस और हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं क्या-क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट तो सबसे पहले आ जाता है हमारे एडवाइस करना पेशेंट को टू नॉट यूज अल्कोहल बिल्कुल देन बैलेंस डाइट खाओ विटामिन्स लो जैसे ए बी कॉम्प्लेक्स सी और के जैसे विटामिन सप्लीमेंट्री आप लेनी चाहिए उसको अलावा इसको ना हाई प्रोटीन डाइट दो लेकिन अगर उसको हेपेटिक एनकेफ्लोग्राफी कैफ्लोपैथी है तो उसमें आपको जो है क्या नहीं देना है हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी के अंदर हमारे को हाई प्रोटीन नहीं देनी है इसके अलावा एडवाइस द पेशेंट नॉट टू यूज द हेपेटिक ड्रग्स हेपेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो नहीं देनी हिपेटोटॉक्सिक ड्रग जो लिवर को के लिए टॉक्सिन का काम करे जैसे बार्बिट्रेट्स हुए सेडेटिव्स हुए नार्कोटिक्स हुआ सिमेंटिडिन हुआ एसोनियाजिड हुआ इन ये से ड्रग्स आपको नहीं देनी इसके अलावा सोडियम रिस्ट्रिक्शन इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एडिमा यानी पेशेंट जो है अगर एडिमा से सफर कर रहा है तो उसको हमारे को सोडियम रिस्ट्रिक्शन करना है gradually decreasing the sodium concentration in the food सोडियम लेवल इसके अलावा ड्रग थेरेपी दी जाती है अगर पेशेंट को एसाइड्स है तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन दिया लेक्टोन आप दे सकते हो इसके अलावा इन केस ऑफ द हिपेटिक एनकेफ्लोपैथी यानी हिपेटिक एनकेफ्लोपैथी के अंदर आपको क्या देखना है न्यूमाइसिन हुआ लेक्टुलोज हुआ आर एडमिनिस्टर्ड एंड दिस ड्रग्स रिड्यूस द बैक्टीरियल काउंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एंड डिक्रीज द अमोनिया लेवल ठीक है इसके अंदर क्या हो जाती है हमारे हिपेटिक एनकेफ्लोपैथी के अंदर क्या हो जाती है न्यूमाइसिन हुआ और जो हमारे लेक्टुलोज हुए ये दोनों जो होते हैं वो क्या हो जाता है एडमिनिस्ट्रेट किया जाते हैं और इसके अलावा क्या देखते हैं इसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर जो बैक्टीरियल काउंट है और अमोनिया लेवल जो है वो दोनों डिक्रीज हो जाते हैं इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन ड्रग दे सकते हैं जैसे बीटा एडिनर्जिक आर एडमिनिस्टर्ड हुआ स्क्लेरोथेरेपी दे सकते हैं और इसके अलावा लो सोडियम एंटासिड दे सकते हैं सप्लीमेंट्री विटामिन हुए एंटीबायोटिक हुए लिवर जो ट्रांसप्लांटेशन इन एडवांस लिवर सिरोसिस ये चीज ध्यान यानी लिवर को ही निकाल के नया दूसरा जो डोनर का लिवर है वो रिसीवर के अंदर लगाया जाता है देन इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी
असेसमेंट की क्या-क्या असेसमेंट करेंगे तो सीवीएटी, न्यूट्रिशनल लेवल, हिस्ट्री, ड्रग कौन सी यूज़ करता है, वेट पेशेंट का, इसके अलावा एसोसिएटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ, इसके अलावा हमारे जो हीमोग्लोबिन लेवल हुआ, इसके अलावा हमारी जो सेल काउंट हुई, इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ, लिवर बायोप्सी हुआ, एंजाइटी लेवल हुआ, इस तरह हम भी असेस करते हैं पेशेंट। देन इसके बाद में आ जाता है हमारी तीसरी ड्रग जो होती है वो होती है एसाइड, जिसमें एब्डोमिनल पैरासिम्पथेसिस किया जाता है। देख सकते हैं कैसे करते हैं ये चीज को मालूम है। देन इसके अलावा इसका पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा है। एसाइड्स का मतलब क्या हो जाता है, फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी कैविटी ठीक है। पेरिटोनियल जो है कैविटी के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलती है, पेरिटोनियल से कैविटी, इसके अंदर फ्री फ्लूइड देखने को मिलता है। जैसे आप ये देख सकते हो ब्लू कलर में पानी भरा हुआ है, तो उसको निकालते किससे, पैरासिम्पथेसिस से निकाला जाता है। किस किस वजह से हो सकता है, लिवर सिरोसिस की वजह से हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पेरिटोनाइटिस हुआ, कैंसर, पेनक्रेटाइटिस जिसमें पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन, रीनल फेलियर, ये इनके कारण से ये चीजें हो सकती हैं। क्या-क्या हमारे को साइन सिम्पटम देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, प्रोट्रैक्शन ऑफ अम्बिलिकस, अम्बिलिकस जो है वो बाहर की साइड में प्रोट्रूड हो जाती है। इसके अलावा डिस्निया हो सकता है, फुलनेस ऑफ फ्लैंक हो सकता है, एब्डोमिनल स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रे हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है और प्लूरल इन्फ्यूजन जो है वो हो सकता है। ये इसके सारे क्लिनिकल फीचर। देन इसके अलावा डायग्नोसिस देखते हैं, क्या-क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल एक्स-रे, पैरासिम्पथेसिस, सीटी स्कैन, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा वेरियस टेस्ट आर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एसाइड्स, यानी एसाइड्स के कौन-कौन से कॉज के कारण से आ जाता है हमारा साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट द मैलिग्नेंट सेल्स, यानी जो मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ द सीरम प्रोटीन लेवल टू डिटेक्ट हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी हाइपोप्रोटीनीमिया जो होता है मतलब प्रोटीन का लेवल जो है ब्लड के अंदर कम हो जाए, वो आप इससे चेक कर सकते हो। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट तो करवाने ही करवाने हैं, लेप्रोस्कोपी करवानी है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी के थ्रू अंदर जो पूरी उसकी एसाइड्स की वजह से कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं आया, वो दिख जाएगा। लास्ट में रीनल फंक्शन टेस्ट आप करवा सकते हो। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, तो सोडियम रिस्ट्रिक्शन करना है। सोडियम की वजह से भी, क्योंकि सोडियम ज़्यादा होगा तो वहाँ पानी ज़्यादा होगा, ये चीज़ हमको पता है। दूसरा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी डायूरेटिक्स ड्रग्स दो, जैसे कि पोटेशियम स्पेरिंग जो कि स्पाइरोनोलैक्टोन हो गई। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट जो जिसमें हाई प्रोटीनीमिया हो गया, हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया। इसके अलावा एब्डोमिनल पैरासिम्पथेसिस हो सकता है, एब्डोमिनल पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड जो होता है उसको रिमूव किया जाता है एसेप्टिक टेक्निक्स के द्वारा। देन इसके अलावा आती है नर्सिंग मैनेजमेंट, आता है कलर ऑफ स्किन, स्क्लेरा। इसके अलावा अंडरलाइन जो कॉजेज वगैरह होती हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, न्यूट्रिशनल लेवल। इसके अलावा पेशेंट्स एबिलिटी टू टॉलरेट द ओरल डाइट, पेशेंट्स की जो ओरल डाइट को टॉलरेट करने की एबिलिटी है वो, एंजाइटी लेवल, नॉलेज लेवल रिगार्डिंग टू, ये सब देख रहे हैं। इसके अलावा फिर आता है हमारा प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, जिसमें काम कूल कंफर्टेबल जितनी भी पोजीशन मतलब जितना भी एनवायरनमेंट है वेंटिलेशन कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। इसके अलावा इफ द पेशेंट्स डिफिकल्ट ड्यू टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर के कारण क्या हो सकता है, कंफर्टेबल जो फॉलो पोजीशन है आप वो प्रोवाइड करा सकते हो। देन इसके बाद में आता है हमारे एडवाइज द पेशेंट फॉर द सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा जो फ्लूइड और सोडियम रिस्ट्रिक्शन होती है वो आपको एडवाइस करनी है। इसके अलावा पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक जो होती है वो इंक्रीज करनी है। यूरिन आउटपुट जो होता है वो प्रिस्क्राइब करना है। यूरिन आउटपुट इंक्रीज करने के लिए आपको, सॉरी आई एम, पाइरोनोलैक्टोन देंगे ताकि यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, जिसके जो कि कौन प्रिस्क्राइब करेगा, ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट इसमें आती है डिस्निया, दैट एनकरेज हिम टू डीप ब्रीथिंग, कपिंग एंड एक्सरसाइज। इसके अलावा मेटिकुलस स्किन केयर जो होती है वो आपको करानी है ताकि बेड सोर वगैरह नहीं हो, इनकी इंटीग्रिटी होती है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा जो आती है हमारी क्या आती है, इफ द पेशेंट इज हाइपोनेट्रीमिया, पेशेंट जो है हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में है तो देन प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट आप प्रोवाइड कराइए।
देन एडमिनिस्टर द सप्लीमेंट्री विटामिन सच एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है वो विटामिन आप सप्लीमेंट्री विटामिन आप पेशेंट्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। Then administer the prophylactic antibiotic to prevent the secondary infection such as prescribed by doctor। जो भी प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर उसको हमको प्रोवाइड करानी सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। देन इसके अलावा अल्कोहल का यूज करने से रोकना होता है। इसके अलावा टेकिंग द वेल बैलेंस डाइट एंड फॉर मेंटेनिंग द पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन होती है उसको मेंटेन करने के लिए और वेल बैलेंस डाइट जो है पेशेंट को दी जाती है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे चेंजेस द पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर एवरी 2 to 4 आवर। एवरी 2 to 4 आवर जो है पेशेंट को आपको क्या करना है, चेंज करनी है, बेड सोर के बचाने के लिए पोजीशन चेंज करनी है। इसके अलावा उसके जो है वो आपको शॉर्ट करने हैं ताकि पेशेंट जो है स्क्रैचेस ना आ जाए, इन केस गलती से कोई स्क्रैच लग जाए तो वो बचाना है हमारे को। इसके अलावा एयर मैट्रेसेस वगैरह प्रोवाइड करानी है, वाटर मैट्रेसेस प्रोवाइड करानी है। एक्सरसाइज लेवल जो है ग्रेजुअली धीरे-धीरे इंक्रीज़ करना है ताकि उसका जो यूरिन आउटपुट है वो भी बढ़ेगा, उसके अलावा पेरिस्टाल्सिस में बढ़ेगा तो एलिमिनेशन। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे एसाइड्स द पेशेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। डेली लिविंग जो एक्टिविटी होती है वो हमारी परफॉर्म करनी है। जो भी हमारे को परफॉर्म करनी है उसके लिए प्रमोट करवाना है पेशेंट को। इसके अलावा रीअश्योर द पेशेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को जो है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, उसको रीअश्योर करना है। लास्ट में क्या रखिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डिजीज प्रोसेस है आप पेशेंट के और उसके फैमिली मेंबर्स को बता के रखिए ताकि उनको किसी प्रकार का कोई क्वेरी मिथ्स इसके दिमाग में ना चले। देन इसके अलावा आ जाते हैं नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें सबसे पहले हम उनके डायग्नोसिस जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएँगे। सबसे पहले डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आ जाएगी तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, हमने मैनेजमेंट कर लिया है। दूसरा फ्लूइड एक्सेस, अगर हमारे को क्या है एनसीपी बनाना है नर्सिंग केयर प्लान, तो आपको इन डायग्नोसिस का यूज़ करना है नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है? देन इसके अलावा हमारे इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू एसाइड्स हो गया। इसके अलावा डिजीज़ प्रोसेस से रिलेटेड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हुआ, कंप्लेन ऑफ रिस्क फॉर कंप्लेन रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन सॉरी। देन एक्टिविटी ऑफ इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन के रिलेटेड इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होती है वो। नॉलेज डेफिशिएट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से हो सकता है, और एंजाइटी लेवल की वजह से ये है। देन इसके बाद में आती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हो सकती है, तो हम एक सर्जरी कराई जाती है जिसको कहते हैं लिवेंट शंट। के अंदर क्या होता है, लॉन्ग जो ट्यूब होती है उसको हम क्या कर देते हैं एसाइड्स के फ्लूइड्स के द्वारा पेरिटोनियल कैविटी के एसाइटिक जो है शिफ्ट एसिटिक फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी टू द सुप्रावेना केवा, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हम उसको विथ लॉन्ग ट्यूब के द्वारा हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। देन इसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके कारण से, सुपीरियर वेना केवा के अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हुआ, ब्लीडिंग फ्रॉम इसोफेजियल वेरीज हुआ, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। इसके अलावा चौथी जो डिजीज है वो क्या है, हमारे हिपेटोइनकेफ्लोग्राफी यानी हिपेटिक से लेके ब्रेन तक के अंदर जो है हमारी डिजीज हिपेटिक यानी लिवर से लेके वो ब्रेन में पहुंच, इसमें आता है हेपेटिक एनकेफ्लोग्राफी इज एन एब्नॉर्मल कंडीशन इन विच द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज कंफ्यूजन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस etc appear due to chronic liver disease और liver function, यानी इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं। यहाँ डिजीज हुई, फर्क यहाँ पड़ा है ना, तो वो हमारे को क्या क्या देखने को मिल सकता है, कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड हो सकता है, और सीवियर केसेस के अंदर हिपेटिक कोमा, यानी हिपेटिक कोमा किसको कहते हैं, हम पेशेंट जब सीवियर केस में कोमा में भी चला जाता है ड्यू टू हिपेटो हिपेटिक डिजीज है ना, हिपेटिक डिजीज कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, लिवर फेलियर हो सकता है, क्रोनिक लिवर डिजीज हो सकता है, बिलियर बाइल डक्ट के डिसऑर्डर हुए, अल्कोहल अब्यूज हुआ, इसके अलावा हमारा जो कंजप्शन ऑफ द प्रोटीन होता है उसके कारण से हो सकता है, और के अलावा हमारी जो किडनी डिजीज है उसके कारण से हो सकता है, ये लो पोटेशियम सोडियम डाइट के कारण से हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, हाइपोक्सिया, डिहाइड्रेशन की वजह से ये चीजें हो सकती है। इसके बाद में आ जाती है हमारी सर्टेन मेडिकेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया,
इसके अलावा हमें जो सर्टेन मेडिसिन है जैसे नार्कोटिक, बेंजोडायजेपिम, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनकी वजह से ये हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या-क्या देखने को मिलता है? कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, लेवल अल्टर्ड होता है, मेमोरी लॉस होती है, स्लीप पैटर्न के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, पुअर जजमेंट हो जाता है, इसके अलावा पर्सनालिटी चेंजेस आ जाती हैं, डिसोरिएंटेशन हो गया, ड्राउजीनेस हो गया, सीजर्स हो गया, एब्नॉर्मल जर्किंग मूवमेंट हो गया, स्लर्ड स्पीच हुआ, ये सारे इसके साइन सिम्पटम्स होते हैं। देन इसके बाद में आता है हमारा डायग्नोसिस, क्या-क्या कैसे डायग्नोस कर सकते हो? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड सेल्स हो सकती हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट हुआ, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, सीरम अमोनिया लेवल हुआ, एस्टिमेशन ऑफ द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, इसके अलावा सीटी स्कैन, ये सारी इसके डायग्नोसिस में आती हैं। देन इसके बाद में आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या-क्या आ सकता है हमारे? आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द हेपेटिक एन्केफेलोग्राफी, इट शुड बी ट्रीटेड। हेपेटिक एन्केफेलोग्राफी जो है उसके द्वारा पेशेंट को ट्रीट करा सकते हो। इसके अलावा लैक्टुलोज और न्यूमाइन जो होता है वो आप क्या कर सकते हो, अमोनिया का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है तो ऐसे ड्रग्स आप दे सकते हो, लैक्टुलोज और न्यूमाइसिन। के अलावा आ जाते हैं लो प्रोटीन डाइट हुआ जिसमें अवॉइड द ड्रग्स सच एज सेडेटिव, नारकोटिक्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये आप उसको प्रोवाइड करा सकते हो। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आ जाता है हमारे? वाइटल साइंस, जनरल हेल्थ स्टेटस और जितने भी मेडिकेशंस होती है प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, उसको 5 आवर का रूल रख के आपको एडमिनिस्ट्रेट करनी है। लो प्रोटीन डाइट देनी है, हाई सोडियम डाइट और हाई पोटेशियम डाइट देनी है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना हाई प्रोटीन डाइट नहीं दे रहे हैं हम, क्योंकि हमने पहले इसका कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया है कि हाई प्रोटीन डाइट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हेपेटिक एन्केफेलोग्राफी या एनसिफेलोग्राफी। एनसिफेलोग्राफी बोलो, एनकेफेलोग्राफी बोलो, बात एक ही है, प्रोनाउंसिएशन अपने 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 साथ। Then maintain the intake output chart of the patient, maintain the fluid electrolyte balance। इसके अलावा लेक्टिलोज और न्यूमाइसिन जैसी जो ड्रग जो डायरिया कोज करती है उसको आपको जो है अप्रोप्रिएट मेजर्स के साथ में कंट्रोल करना है। इसके अलावा अवॉइड करनी है क्या, हेपेटोटॉक्सिक जो ड्रग्स होती हैं उनको आपको नहीं डालनी है, इसके एडमिनिस्टर नहीं करानी। इसके अलावा सीजर्स अगर पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं तो प्रॉपर नर्सिंग केयर टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम, पेशेंट को इंजरी से बचाना है। देन आता है हमारे प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है उससे प्रिवेंट करना है पेशेंट को। यूज द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करना है। एडमिनिस्टर द प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब जो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स होती है वो आपका इसके अलावा प्रोवाइड द एडिक्वेट नर्सिंग केयर टू द कोमेटोस पेशेंट। जो कोमेटोस पेशेंट होते हैं उनको आपको क्या प्रोवाइड करानी है? एडिक्वेट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करानी है और साथ में हमारे को पेशेंट का इमोशनल सपोर्ट भी बनना है। इसके बाद में पांचवी डिजीज आती है हेपेटाइटिस डिजीज, अत्यंत अथा इम्पोर्टेंट ऑफ द नर्सिंग। हेपेटाइटिस के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस से पूछा है, ए बी सी, सारे तरीके के हेपेटाइटिस के बारे में कोई ना कोई अपनी अपनी खासियत है। सबसे पहले तो नॉर्मल से पता चला, हेपेटिक प्लस आइटिस इज इक्वल टू हेपेटाइटिस मतलब लीवर इंफ्लेमेशन अकर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और टॉक्सिन सब्सटेंस। इन तीनों में से किसी के कारण ये हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस की। क्या होता है वायरल हेपेटाइटिस का मतलब? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन इज वायरल हेपेटाइटिस। सेम चीज बैक्टीरिया, इसमें कौन कौन से हेपेटाइटिस के टाइप्स आ सकते हैं हम देखते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। और इसके अलावा कौन कौन से जो लेस कॉमन वायरसेस हो सकता है जो कि है ना हेपेटाइटिस को कोज करा सकते हैं, उनमें आता है एप्स्टीन वायरस, साइटोमेगालो वायरस, वेरिसेला वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, रूबेला वायरस और येलो फीवर वायरस। इनके कारण से जो है हो सकता है लेकिन नॉट दैट मच कॉमन। ठीक है, इसके अलावा पांचों टाइप के हमने हेपेटाइटिस होते हैं, ये चीज हम देख लिए। पहले हेपेटाइटिस ए की बात करें, कोज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस, और इसको हम इन्फेक्शियस वायरस भी कहते हैं, जो कि किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण से ये इन्फेक्शन होता है। तो देन हम बात करते हैं पिंक नर्सिंग क्लासेस हमारे लिए 12th के बाद नर्सिंग में करियर बनाने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। दो कोर्सेज हमारे सामने है, दैट इज एएनएम एंड जीएनएम। का जो कोर्स है वो 3 साल का होता है, एएनएम का 2 साल का होता है। जीएनएम की जो हमारी फीस है वो है हमारी कितनी? 50,000 रुपीज एएनएम की फीस है। देन इसके अलावा हमारी जो जीएनएम की फीस है वो कितनी है? 65,000 रुपीज जो है हमारी कितनी फीस है? हमारे जो फीस है वो कितनी है जीएनएम की? 65,000 पर ईयर। पर ईयर के अकॉर्डिंग है, 3 साल का जीएनएम और 2 साल का एएनएम का कोर्स है हमारा। देन कोर्सेज देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे को पता है वायरल हेपेटाइटिस ए
जो वायरस है उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो है वो मेंबर ऑफ पायरो कोरोना वायरस ग्रुप की वजह से ये चीज हो सकती है। देन इसके अलावा बात करते हैं हम किस रूट से फैलता है, फिको-ओरल रूट से फैलता है। इसके अलावा क्या होता है, इन्फेक्टिव मटेरियल स्टूल, यूरिन और जो नेज़ोफेरिंजियल सिक्रेशंस होती हैं उनके कारण से ये फैल सकता है। इसके बाद में आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स जिसमें आता है ड्यूरिंग द प्रोडर्मल फेज। प्रोडर्मल फेज जो होता है उसके कारण से जो है साइन सिम्टम्स क्या-क्या देखने को मिल सकती है, फीवर हुआ, हेडेक हुआ, बॉडी पेन हुआ, फट फटीग हुआ, रेस्टलेसनेस हुआ, एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग और अपर पेन इन अपर एब्डोमेन, इन सब के कारण से ये चीज़ें हमारे को दिखती हैं, है ना? हेपेटाइटिस ए में। दूसरा है प्रोडर्मल फेज़ के बाद में कौन-सा फेज़ आता है, तो उसमें हमारे को क्ले कलर्ड स्टूल देखने को मिलता है। इसके अलावा क्ले कलर्ड स्टूल के अलावा डार्क कलर्ड यूरिन, मिगेली जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ लिवर हुआ और जॉन्डिस हुआ, ये हमारे को दिखता है। देन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 टू 4 वीक्स होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। डायग्नोसिस होती है क्या-क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट, हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरसेस, एंटीबॉडीज इन द ब्लड। ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस ए का जो वायरसेस होती हैं, उनके प्रेजेंस की वजह से हमारे को देखना है उसमें। देन इसके अलावा कंट्रोल करने हैं, प्रिवेंशन को कैसे हम प्रिवेंशन और कंट्रोल करेंगे, क्या मेजर्स होंगे, पेशेंट को आइसोलेट करना है, एडिक्वेट पर्सनल एनवायरमेंटल हाइजीन, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करवानी है कुकिंग, ईटिंग और सर्विंग के समय में। इसके अलावा स्टूल जो होता है हाईली इन्फेक्शियस होता है, इस वजह से हमारे को क्या करना है, उसको डिफिकेट कराने के बाद में उस जगह को बहुत ध्यान से डिसइंफेक्टेंट करवाना है। देन इसके अलावा क्या आ सकता है, डिस्कार्ड करवाना है। इसके अलावा आता है हमारे क्लीन एंड सो इंश्योर द सप्लाई ऑफ द क्लीन एंड सेफ वाटर ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी में जो है सेफ वाटर और क्लीन वाटर की सप्लाई हो, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर एपिडेमिक हो जाता है तो उस कम्युनिटी के मेंबर्स को क्या कहो कि बॉइल्ड वाटर यूज करने के लिए कहना होता है, ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो फीको ओरल रूट के थ्रू निकल जाए और हमारा जो हेपेटाइटिस है वो सही हो जाए। देन इसके अलावा वैक्सीन और ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन की जो वैक्सीन होती है उसका यूज किया जाता है। देन इसमें आ जाती है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट, क्या-क्या मेडिकल मैनेजमेंट दिए जाते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए, किसी भी प्रकार का एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, खाली बेड रेस्ट के लिए करो और एंटीएमेटिक दे दो, वोमिटिंग हो रही है तो प्लूराइटिस हो रहा है तो एंटीहिस्टामिक दे दो। इसके अलावा पेशेंट को अवॉइड करना है क्या-क्या, अल्कोहल, हाई फैट डाइट, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग जैसे कि एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन वगैरह हो गई। इसके अलावा एडवाइस द पेशेंट टू मेंटेन द एडिक्वेट पर्सनल हाइजीन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, यानी कि मेंटेन करना है क्या, एडिक्वेट पर्सनल हाइजीन जो होती है उसको आपको मेंटेन करनी होती है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज से प्रिवेंट करने। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो क्या होता है हमारा इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज इट्स कोज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस, जो की वजह से हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से कोज होती है और मेनली इफेक्ट करती है किसको, लिवर को। और सीरम हेपेटाइटिस जो होता है इसको फॉर्मली इट वाज नोन एज, पहले हम इसको किससे जानते हैं, फॉर्मली किस नाम से जानते हैं, दैट इज सीरम हेपेटाइटिस। ब्लड की वजह से, ब्लड के अंदर हो, कि इसके क्या-क्या कॉज़ हो सकते हैं। एक तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हो सकता है, जिसका जो कि क्या है, एक डीएनए वायरस, क्योंकि डीएनए भी ब्लड में फैलता है, दैट मीन्स इट्स नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। देन इसके बाद में इसके किस-किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण से हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन और कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट की वजह से, इन्फेक्टेड नीडल की वजह से, इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस की वजह से, पेरेंटल रूट के द्वारा। इसके अलावा एफ इन्फेक्टेड मदर एंड हर बेबी थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग, इनके कारण से ये फैल सकता है, इन मोड से ये ट्रांसमिट हो सकता है। देन इसके अलावा इन्फेक्टिव मटेरियल क्या-क्या हो सकते हैं, तो इन्फेक्टिव मटेरियल हो सकता है ब्लड, सीमेन, वेजाइनल सिक्रेशन, इवन दो हमारा सलाइवा, यूरिन, सबके कारण से ये जो है फैल सकता है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे रिस्क फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं, तो किस-किस वजह से सही है, तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो उसमें हो सकता है। इसके अलावा हमारे आईवी फ्लूइड जो आईवी ड्रग दी जाती है तो उसकी वजह से, ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं, प्रोस्टिट्यूट जो होती हैं, इसके अलावा सर्जन जो होता है, इसके अलावा द पर्सन हु आर इन्वॉल्वड इन द होमोसेक्स, जो होमोसेक्सुअल होते हैं, जो कि सेम जेंडर के साथ में जो है इन्वॉल्व होते हैं फिजिकली, उनमें हो सकता है ये।
इसके अलावा चिल्ड्रन विद द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन वाली जो मदर्स होती है उनके अंदर हो सकता है। द पर्सन्स विच आर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हैज बीन परफॉर्म, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनमें ये चीजें हो सकती है। देन इसके बाद में आती है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकती है हमारे, तो क्लिनिकल फीचर्स में आ जाती है हमारे अबाउट द 1/3 केसेस ऑफ द सब क्लिनिकल एंड एसिम्प्टोमेटिक, इसके अंदर आ जाती है 2/3 केसेस ऑफ द सिम्टम्स, क्या क्या हो सकते हैं, फीवर, फीवर हो सकता है, इसके अलावा हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, कफ हो सकता है, रेस्टलेसनेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, जॉन्डिस, सोर थ्रोट और रनिंग नोज, इनके कारण से ये सारे सिम्टम्स। देन इसके बाद कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है फुल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है इसकी वजह से, और लिवर सिरोसिस भी देखने को मिल सकता है, क्रोनिक लिवर डिजीज हो सकती है, प्राइमरी हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जो है वो हमारे को देखने को। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या-क्या हो सकता है हमारे, द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी बॉडी एंटीजन सिस्टमिक इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर क्या हेपेटाइटिस बी का एंटीजन, इन प्रेजेंस ऑफ द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन से क्या प्रेजेंट, ये सही चीजें हमारे को देखनी है, डायग्नोज करनी है। अगर ये है तो समझ आने को क्या है हमारे हेपेटाइटिस है बी वाला। देन इसके बाद में हम क्या प्रिवेंशन करना होता है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो लगती है, सबसे पहले बच्चे को बाय बर्थ लगती है, ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है। पेंटावेलेंट वैक्सीन भी लगानी है, ठीक है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन आती हैं। देन इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जो होती है उसके इम्यूनोग्लोबुलिन लगा देने हैं। इसके अलावा पॉजिटिव ब्लड जो होता है सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कांटेक्ट में आने के बाद में। देन इसके बाद में यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का यूज करना है, स्ट्रिप एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को आपको अवॉइड करना है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे एप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स देनी है टू प्रिवेंट द प्रोस्टिट्यूशन, तो ठीक है, आप जो है वो प्रिवेंटिंग प्रोस्टिट्यूशन के लिए आपको एप्रोप्रिएट मेजर्स जो है वो यूज करने हैं। इसके अलावा हमारे को जो है किसका कंडोम का यूज करना है, रेजर्स और जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो आपको शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा आपको जो है प्रोफेशनल ब्लड डोनर जो होता है शुड बी बैन कंप्लीटली, ये आपको बिल्कुल जो कि मतलब ब्लड डोनेट करता है और उसके बदले पैसे लेता है, तो ऐसी चीज को आपको बिल्कुल बैन करवा देना है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन जो होता है पब्लिक के अंदर देना है, मोड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज जो होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। इसके अलावा प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज, यानी कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के कारण से हमारे को देखने को। देन इसके बाद में आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या-क्या हो सकती है हमारे, एक हो सकता है हमारे बेड रेस्टनेस हो सकता है, बेड रेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा एंटी एमेटिक ड्रग, दो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि नोज़िया, वोमिटिंग, तो ये दे देना, अवॉइड करनी है। पेटाटॉक्सिक ड्रग्स को एंटाहिस्टामिन देनी है प्रोराइटिस की कंडीशन के अंदर। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको देनी है। देन इसके बाद में आ जाता है हेपेटाइटिस सी। क्या होता है हेपेटाइटिस सी? एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन भी इसको हम कहते हैं, ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन होती है। मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या होता है, 6 से 7 वीक्स का इंक्यूबेशन। देन इसके अलावा रिस्की ग्रुप हो सकता है। रिस्की ग्रुप के अंदर क्या-क्या आ सकती है हमारे, जो आईवी ड्रग्स यूज़र्स हुए हैं, ड्रग अब्यूज़र्स हुए हैं, इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल्स हुए हैं, इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ द हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मदर्स, इनके कारण से को ये जो है ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं। इनकी वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा डायग्नोसिस आ जाती है, तो एस्टिमेशन ऑफ द एंटीबायोटिक टू, यानी कि एंटीबॉडीज को किससे, हेपेटाइटिस सी वायरस से एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, मोस्ट एक्यूरेट है इसको। देन इसके बाद में आता है कॉम्प्लिकेशंस। क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं, लिवर सिरोसिस हो सकता है, प्राइमरी हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा प्रेजेंट हो सकता है इसके अंदर। इसके अलावा आ जाता है हमारा मेजर्स फॉर प्रिवेंशन आता है, पेशेंट को आइसोलेट करना, इसके अलावा एडिक्वेट पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस देने, इसके अलावा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक जो टेक्निक्स होती हैं वो आपको क्या करनी है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक व्हाइल केयरिंग द पेशेंट इन हॉस्पिटल में पेशेंट को केयर करते हुए आपको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक देनी है। डिस्पोजेबल सिरिंज जो है उसका यूज करना है। मोटिवेट द हेल्थ प्रोफेशनल टू अवॉइड नीडल प्रिक इंजरी, इंजरी अवॉइड। देन इसके बाद में हमारे को क्या देखना है, हेपेटाइटिस डी के बारे में देखना है। हेपेटाइटिस डी जो होता है, हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से फैलता है। आरएनए आरएनए वायरस होता है ये। इसके अलावा क्या है, हेपेटाइटिस डी
इन्फेक्शन यूजुअली प्रेजेंस इन द हेपेटाइटिस बी, और ये जो है हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। सर इसमें क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 6 वीक से लेके 6 मंथ तक का होता है। रिस्की फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूज फ्रीक्वेंटली किया जाता है, तो जो कि बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाता है। इसके अलावा आईवी ड्रग हेल्थ केयर प्रोफेशनल की वजह से, हेल्थ प्रोफेशनल की वजह से हो सकता है, जिनको नीडल प्रिक इंजरी की वजह से होता है इसमें। और हीमोडायलिसिस जो पेशेंट रिसीव कर रहे हैं उनके अंदर ये हो, देन डायग्नोसिस देख लेते हैं। एक आता है हमारे डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस डी एंटीजन। हेपेटाइटिस डी जो एंटीजन है उसकी वजह से हो सकता है डिटेक्शन ऑफ द हेपेटाइटिस डी वायरसेस, जिसमें एंटी एचडीवी एंटीबॉडीज के कारण से। मेजर ऑफ और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन को मेजर करने के लिए क्या क्या करना होता है? यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आपको देने होते हैं। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से आपको बचना होता है। इसके अलावा एप्रोप्रिएट मेजर शुड बी यूज टू प्रिवेंटिंग द प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन से प्रिवेंट करने का जो है हमारे को क्या करना है, हमारे को प्रिवेंशन करना है इस चीज़ से भी। कि इसके अलावा हमारे को क्या करना है, सेम चीज़ जो है कंडोम वगैरह का यूज़ करना है, प्रोटेक्शन का यूज़ करना है, शेयर रेज़र और ब्लीडिंग को रोकना है। आपको दूसरों के जो रेज़र्स वगैरह हैं उनका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे ब्लड जैसे नीडल प्रिक इंजरी होती है, सेम वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है कि आप उसका रेज़र इस्तेमाल कर रहे हो, उसके स्किन के कट का जो डिस्चार्ज है या फिर ब्लड है वो आपके उस पे आ गया और फिर आपने ये किया तो उसका ब्लड अंदर चला जाएगा, इनडायरेक्टली भी हेपेटाइटिस हो, इन्फेक्शन हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फैलेंगे ही ना। देन इसके अलावा प्रोफेशनल ब्लड डोनर शुड बी बैंड कंप्लीटली, है ना। इसके अलावा फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज और प्रिवेंशन और कंट्रोल है, इनके ऊपर हमारे को उसको पेशेंट को एडुकेट करना है। हेपेटाइटिस ई जो होता है, हेपेटाइटिस ई की वजह से फैलता है, सेम एज हेपेटाइटिस ए की तरह ही होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 से 8 वीक का होता है। इसके बाद में हम देखते हैं रिस्क फैक्टर, इम्प्रॉपर पर्सनल हाइजीन की वजह से, फूड ड्रिंक्स और जो फूड और ड्रिंक्स होती है उसकी वजह से, जिसके जो कि क्या हो जाती है, इन्फेक्ट कर सकती है, इनडाइजेशन को पूरी तरह से पचा नहीं होगा, ओवर क्राउडिंग की वजह से। और इसके अलावा पीपल लिविंग इन द एरिया वेयर इंसिडेंट रेट इज हाई, इंसिडेंट रेट जहाँ जहाँ हाई है इसकी वहाँ हो। देन इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस क्या हो सकता है? डिटेक्शन ऑफ द एंटी हेपेटाइटिस ई वायरस एंटीबॉडी। ई वायरस एंटीबॉडी जो होती है उसके डिटेक्शन के अंदर डायग्नोस करवाना है इसको। और इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? मेंटेन द एडिक्वेट पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, के अलावा प्रॉपर हैंड वॉशिंग करवानी है। इसके अलावा कुकिंग, ईटिंग एंड सर्विंग द फूड आफ्टर द टॉयलेटिंग, टॉयलेटिंग के बाद में जो है वो फूड और जो सर्विंग वगैरह है वो आपको करते समय इनका प्रॉपर हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना है। चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे टॉयलेट यूज किया है, चाहे आपने खाना परोसा है, सबके बाद में आपको हैंड वॉश अप्रोप्रिएशन रखना है। इसके अलावा हमारे को क्लीन और सेफ वाटर को जो है वो सप्लाई करवाना है। सप्लाई करवाना नहीं है लेकिन एश्योर करना है कि साफ पानी पी रहे हो आप। ऐसा फिर जाके पानी तो बांटने से रहे। म्यूनिसिपैलिटी में तो काम नहीं करते हम, या फिर हम जो है वो नगर निगम में तो काम नहीं करते, या फिर जो पानी जो देते हैं उनकी सप्लाई वगैरह में तो काम श्योर कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट करना है पीपल को, क्या करना है कि अफेक्टेड एरिया के अंदर अगर आप रहते हो तो उस जगह आप बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करो। इसके अलावा यूरिन और स्टूल जो है उसको पास नहीं करना है वाटर सोर्स के आसपास, या फिर जहाँ नदी नाले हो वहाँ पे नहीं करना, नदी तालाब वगैरह के। देन इसके अलावा कलर ऑफ स्किन देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट असेस करेंगे, लिवर फंक्शन देखेंगे, न्यूट्रिशनल लेवल, अंडरलाइंग कॉजेज, एंजाइटी, नॉलेज और एबिलिटी टू टॉलरेट द ओरल डाइट। इसके अलावा हमारे को क्या देखना है, डिजीज आती है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर का मतलब होता है कि लिवर के अंदर कैंसर, जिसको हम हेपेटिक सी के भी कहते हैं। हेपेटिक सी का मतलब क्या हो जाता है? हेपेटिक कैंसर, लिवर कैंसर, यानी कि द प्राइमरी लिवर कैंसर इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द नॉर्मल सेल्स जो होती है एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है। हमारे को कैंसर की डेफिनेशन पता है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ। अब यहाँ लीवर आ गया तो एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ हेपेटिक सेल्स एंड सेल्स इन द लिवर। इसके अलावा एडजस्टेंट नॉर्मल टिश्यूज जो होती है उनको वो धीरे धीरे क्या कर देती है, एबनॉर्मल सेल्स डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। इसके अलावा मैलिग्नेंट और जो कैंसरस सेल्स होती हैं, नॉर्मल जो हेपेटिक
साइट्स होती है उनको हम क्या कहते हैं हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, यानी नॉर्मल जो हेपेटिक सेल्स होती है उसके अंदर मैलिग्नेंसी आ जाना। देन इसके बाद में हम बात करते हैं कि सबसे पहले मेटास्टैटिक लिवर कैंसर। मेटास्टैटिक का मतलब पता है वन साइट ऑफ ओरिजिन टू अनदर अनअफेक्टेड पार्ट, जिसमें क्या आ जाता है ब्लड थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ये भी चीजें यानी कि ना ब्लड स्ट्रीम के द्वारा क्या हो जाता है लिवर ऑफ ऑर्गन से अदर बॉडी पार्ट के अंदर कैंसरस सेल जो है वो चली जाती है, उसको हम लिवर मेटास्टेसिस कहते हैं। के अंदर कॉमन कॉज क्या क्या हो सकते हैं अलग कैंसर के, जो कि जिसके थ्रू लिवर के थ्रू जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, कोलोन हो सकता है कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, और ब्लैडर कैंसर जो है वो हो सकता है। देन इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स आते हैं जिसके अंदर आ जाती है हमारे लिवर सिरोसिस हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, हेपेटाइटिस सी हुआ, यूज ऑफ अल्कोहल हुआ, इंक्रीज आयरन कंटेंट इन द ब्लड ड्यू टू हीमोक्रोमेटोसिस, यानी हीमोक्रोमेटोसिस के कारण से ये जो है आयरन कंटेंट है वो बढ़ जाता है, तो वो चीज हो सकती है, और केमिकल टॉक्सिन्स की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिन पेशेंट में लिवर कैंसर होता है? राइट साइड के एब्डोमेन में पेन होने लग जाता है, रेडिएट टू बैक एंड राइट शोल्डर, फीलिंग ऑफ फुलनेस, राइट अपर क्वाड्रेंट मास। के अलावा वेट लॉस हुआ, कैकेक्सिया हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ, स्वेलिंग इन फीट्स एंड लेग्स, प्रोराइटिस हुआ, फीचर ऑफ जॉन्डिस में अकर, ये सब के कारण हो सकता है। इसके अलावा हमारे ट्रीटमेंट क्या क्या आ सकते हैं? जॉन्डिस तो होएगा ही ना भाई, जब कैंसर ही हो गया तो जॉन्डिस तो कहीं हो गया तो हो ही जाएगा, चलता फिरता ही। देन ट्रीटमेंट आ जाते हैं, हम इसके डिपेंड करता है एक्सटेंशन पे कि कितना ज़्यादा फैला है, उसके आधार पे हम किए जाते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी दी जाती है। तीसरी एब्लेशन थेरेपी। एब्लेशन का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज़ जो पार्ट होता है उसको काट के फेंक देने का, बाहर निकाल दो। तो इस थेरेपी में क्या होता है कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है लेज़र और इनके द्वारा और अल्कोहल एसिड के इंजेक्शंस के द्वारा। और इसमें एब्लेशन के बाद में जला दिया जाता है कुल मिला के उसको, एब्लेशन थेरेपी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट हमारी थेरेपी होती है कि भाई कुछ नहीं बचा तो उसको हेल्दी लिवर के साथ ट्रांसप्लांट कर दो, निकाल ही दो लिवर। क्या क्या मैनेजमेंट होंगे? सारे मैनेजमेंट हमारे सेम है, नई जो चीज है इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली एक दो चीज का ध्यान रखना है कि उसको फैटी मील और अल्कोहल से दूर रखना है, और दूसरी जो चीज हमारे को ध्यान देनी है कि प्रोवाइड हमारे को लाइट न्यूट्रिशनल डाइट देनी है। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, बाकी सब सेम टू सेम है, हम पढ़ रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर भी हमने ये सही चीजें दे रखी है। इसके अलावा जो दो कॉम्प्लिकेशन तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो पैर में सूजन आ जाना और दूसरा जो एलोपेशिया की कंडीशन, लॉस ऑफ हेयर, एलोपेशिया। ये 2 आपको कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में देखने को मिलते ही मिलते हैं। बाकी तो ये सारे नोज़िया, वोमिटिंग ये तो हमारे को नॉर्मल सी जो ड्रग्स वगैरह खाते हैं उसमें ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार से वो कोई कंप्लेन कर रहा है किसी चीज़ की तो उस ड्रग की वज़ह से तो उसको डिसकंटिन्यू कर दो। इसके अलावा उसको रेडिएशन थेरेपी के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे को उसके स्किन इरिटेशन, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया और एनीमिया की कंडीशन के लिए आपको हमारे को क्या करना है उसको मॉनिटर करना है। इसके अलावा उसको विटामिन, मिनरल्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेट करने हैं, बेड सोर से बचाना है, एडिमा और ब्लीडिंग प्रॉब्लम जैसे जो छोटे-छोटे डिसऑर्डर्स होते हैं एसोसिएट हो जाते हैं इसके कारण, तो उसको आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि हो नहीं जावे, ऑब्जर्वेशन में रखना है, प्रोवाइड करनी है, कंटीन्यूअस नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपको जो है पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, एंड पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स आस्क एनी क्वेश्चन तो उसको फ्रेंडली मैनर में आपको क्लियर करना है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी क्या नर्सिंग ऑफ द पेशेंट हैविंग द लिवर ट्रांसप्लांट। इसके अंदर क्या-क्या करना है? प्री ऑपरेटिव केयर में आ जाता है ब्लड एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल सीटी स्कैन, हेपेटाइटिक एंजियोग्राम, कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गई। इसके अलावा चेस्ट एक्स-रे हुआ, एब्डोमिनल एक्स-रे हुआ, ये सब आपको करनी है। इसके अलावा दूसरा आ जाती है हमारे ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्दी लिवर की अनअवेलेबिलिटी के अंदर पेशेंट को जो वेटिंग लिस्ट के अंदर रखना है, पेशेंट को और उनके फैमिली मेंबर्स को क्लोज़ली मॉनिटर करने के लिए करना है, रीअश्योर करना है कि क्लोज़ली मॉनिटर रखो पेशेंट को। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे एसाइड्स, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो उसको आपको प्री ऑपरेटिवली एप्रोप्रिएशन के साथ में ट्रीट करना है। इसके अलावा कंसेंट लेना है पेशेंट का, उसको जो है सर्जरी के रिगार्डिंग एंग्जायटी है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, एनेस्थीसिया के यूज़ के बारे में समझाना है। इसके अलावा फ्रेंडली मैनर में उससे बात करनी है, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब करनी है, नथिंग बाय माउथ रखना है, सर्जिकल साइट प्रिपेयर करनी है, एडमिशन टिकट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की है जो वो सब हमारे को सेंड करनी है पेशेंट।
देन इसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर आ जाती है, जिसमें आ जाती है इमीडिएटली आफ्टर द लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी पेशेंट को आईसीयू के अंदर शिफ्ट करने हैं, असेसमेंट करने हैं किस किस चीज का, वाइटल साइन, ब्रीदिंग पैटर्न, जनरल हेल्थ स्टेटस, कॉन्शियस लेवल, इंसिजन ऑफ एब्डोमिनल फीचर्स, एबनॉर्मल फीचर्स, इसके अलावा वुंड ड्रेनेज, बाइल ड्रेनेज, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ये सारे हमारे को पेशेंट चेक करने हैं। देन इसके बाद में आ जाती है असेसमेंट ऑफ रीनल फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन, ये सब देखना है। एस्टिमेशन ऑफ द सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसके अलावा हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। लीवर फंक्शन कोएगुलेशन टेस्ट करने हैं। इसके अलावा हमारे को चेस्ट एक्सरे वगैरह, रीनल फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये सब देखने हैं। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन टाइम और मैसिव फ्लूइड के अलावा प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन टाइम, मैसिव फ्लूइड लॉस वगैरह जो है वो आपको उसको प्रोलॉन्ग टाइम के अंदर उसको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा जैसे आईवी फ्लूइड जो प्रिस्क्राइब किया है वो देखना है। इसके अलावा एनाल्जेसिक ड्रग्स वगैरह जो भी प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने उसको वो एडमिनिस्ट्रेट करनी है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स जो होती हैं आर्टिकल्स के साथ में हमारे को उसको देखना है। देन इसके बाद में नॉन इम्यूनो सप्रेसिव सॉरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करनी है। इसके अलावा ऑर्गन रिजेक्शन करना है। ट्रेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, हेपेटोमेगाली, ये सारे जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है वो आपको पेशेंट के अंदर देखने हैं। इसके अलावा 1 to 2 days आफ्टर द सर्जरी is shifted to the patient in the transplant unit from the ICU and if complicated केस को जो है हमारे को आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर देना है 1-2 दिन के लिए। सर्जरी के बाद में इन डिपार्टमेंट में रखो। ज़्यादा अगर लेट होता है, अगर उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशंस अराइज़ होते हैं केस के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, उसको हमारे को आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे को आईसीयू स्टे में रख सकते हो, तो और बढ़ा भी सकते हो, है ना? अगर आईसीयू में ये तो थोड़े दिन और आईसीयू में रखेंगे, ऐसे कह देना है। मेडिकल सर्जिकल जो टीम होती है, डाइजेशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट, इसके अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट जिसको हम कहते हैं, ट्रीटमेंट प्लान जो है वो सब प्रिपेयर करना है पेशेंट के साथ में। इसके अलावा उसकी ट्रांसप्लांट यूनिट के समय में और एप्रोप्रिएट मेजर्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द पैटर्न, नॉर्मल जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसको मेंटेन करना है। पेन मैनेजमेंट एंड मेंटेन द नॉर्मल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन वेरियस इन्वेस्टिगेशंस करानी है, जिसके अंदर आ जाती है इवैल्यूएशन, जनरल हेल्थ स्टेटस, इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट और जो रीनल फंक्शन टेस्ट है वो भी आपको परफॉर्म करना है। इसके अलावा एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब आईएफआर रूल, क्या वो करना है आपको। चेंज द पोजीशन फ्रीक्वेंटली, पोजीशन को जो है फ्रीक्वेंटली करनी है। प्रोवाइड व्रिंकल फ्री बेड हो गया। इसके अलावा एयर मैट्रेसेस, वाटर मैट्रेसेस जो है प्रोवाइड करनी है। रिक्वायर्ड जो है वो आपको रिक्वायर्ड प्रोवाइड करानी है। प्रॉपर स्किन केयर आपको प्रोवाइड कराना है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर रिगार्डिंग द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्रोग्नोसिस मेजर टू प्रिवेंट द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, क्लेरिफाई दियर डाउट इन अ फ्रेंडली मैनर, ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा फिर आ जाती है हमारी लीव द पेशेंट अलोन एंड प्रोवाइड द कंटिन्यूस केयर, उसको अलग नहीं छोड़ना है और उसको जो है कंटिन्यूस केयर जो है आपको प्रोवाइड करानी है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी क्या फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती है हमारे ग्राफ्ट डिसफंक्शन सच एज़ प्राइमरी नॉन प्रिवेंशन, इंजरी, रिजेक्शन, ये सबसे आपको जो है ध्यान रखना है ग्राफ्ट डिस्फंक्शन का। कॉम्प्लिकेशन ये चीज़ें हो सकती है, वास्कुलर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इन्फेक्शंस के अंदर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे ट्रेमर्स हुआ, सीजर्स हुआ, एन्केफेलोपैथी, कोमा वगैरह हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, न्यूमोथोरैक्स, हाइपोक्सिया, प्लूरल इन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर द कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और इमीडिएटली डॉक्टर को जो है वो इन्फॉर्म करना है। देन यूजुअली पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम 10 to 14 डेज आफ्टर द सर्जरी जो है पेशेंट को 10 to 14 डेज आपको डिस्चार्ज कर देना है। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज प्रोवाइड द प्रॉपर डिस्चार्ज एजुकेशन टू द पेशेंट एंड रिलेटिव एंड इन्फॉर्म अबाउट द फॉलो अप। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रोवाइड आपको प्रॉपर एजुकेशन जो है वो आपको डिस्चार्ज का प्रोवाइड कराना है पेशेंट को, उसके रिलेटिव्स को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। देन इसके बाद में आ जाती है लिवर एब्सेंस। क्या होता है लिवर एब्सेस जो होती है वो क्या होती है हमारी
द प्रेजेंस ऑफ पस कंडीशन कंटेनिंग मास इन द लिवर, लिवर एब्सेस, जिसके अंदर क्या हो सकता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी लिवर के अंदर पस का फॉर्मेशन। बाद में आ जाता है किस किस वजह से हो सकता है ये, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सुडोमोनास इन्फेक्शन, लेप्सिला और एस्टेरिकोलाई के इन्फेक्शन कारण हो सकता है। इसके अलावा डाइवर्टिकुलाइटिस या फिर जो एपेंडिसाइटिस हुआ और ट्रोमा वगैरह जो हुआ उनके कारण से ये चीज़ भी हो सकती है। देन इसके अलावा क्या-क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं हमारे को, तो चेस्ट पेन हो सकता है, पेन इन द लिवर, पेन इन द राइट अपर एब्डोमेन, इसके अलावा फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, डार्क कलर्ड यूरिन और स्टूल के कारण से हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ, जॉन्डिस हुआ उसकी वजह से। देन इसके बाद में आ जाता है डायग्नोसिस, क्या-क्या डायग्नोसिस हम फॉलो करते हैं। आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर बायोप्सी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल सीटी स्कैन, वेरिएंट एनीमा, ये सारे जो इसके डायग्नोसिस हैं इसके। देन आता है हमारा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में आ जाता है हमारा सबसे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसमें आता है द पस इज रिमूव्ड बाय द सर्जिकल प्रोसीजर, और इसके अलावा द ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिजीज, अपेंडिसाइटिस, डायबिटीज का हमारा ट्रीटमेंट। देन इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या किसका नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, तो वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, जनरल स्टेटस, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन, सीवियरिटी, लोकेशन, न्यूट्रिशनल लेवल, एंजाइटी लेवल। देन इसके बाद में आ जाती है एंटामेटिक एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स 5 आर का रूल इस्तेमाल करते हुए। देन इसके अलावा आईवी ड्रिप, मेंटेन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। देन इसके बाद में आ जाता है मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल, इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस करना है अल्कोहल नहीं लेना, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स को अवॉइड करनी है, इसके अलावा एंटीपायरेटिक ड्रग जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करनी है, फीवर होगा तो पल्स पोंजिंग परफॉर्म करनी है, इसके अलावा असिस्ट द पेशेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है आपको उसको असिस्ट करना है। use strict aseptic techniques while caring the patient to prevent the nosocomial infection, जो nosocomial infection है उससे prevent करना है patient को, reassure the patient and provide psychological support, patient को जो है psychological support आपको provide करानी है, reassure करना है। then इसके बाद में आ जाता है cholecystitis, क्या होता है cholecystitis, यानी gall bladder का जो है inflammation होता है cholecystitis, where the coli means छोले नहीं है वो कोलेमिन्स होता है गॉल ब्लैडर, तो उसके किस-किस वजह से और फिर ये क्या-क्या हो सकते हैं इसके साथ में, तो मोस्ट केसेस के अंदर कैलकुलस हो सकता है, यानी कि कोलिथियासिस हो सकता है, यानी कि इसमें कैलकुलस का मतलब क्या होता है, स्टोन भर जाना, और एकेल्कुलस यानी बिना स्टोन के भी वहाँ पे स्टोन होने की मतलब पथरी नहीं हुई और तो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो। देन इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं, कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर एंड द सिस्टिक डक्ट, the obstruction usually occur due to the gallbladder. Then microbial infections such as coli, Clostridium belchi, Streptococcus faecilis, sedentary lifestyle, obesity, severe trauma, major surgical operation, इनके अंदर ये इसकी वजह से ये चीजें। देन आता है क्लिनिकल ट्रीटमेंट के अंदर, जिसमें आता था पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट एंड द एपिगैस्ट्रिक एरिया, इसके अलावा पेन में भी रेडिएटेड टुवर्ड द स्कैपुला। इसके अलावा फिर क्या-क्या हो सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स, और एब्डोमिनल टेंडरनेस या वोमिटिंग, पाल्पेशन ऑफ एबनॉर्मल मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, इसके अलावा फीवर वगैरह, इसके अलावा इंक्रीज्ड आपको हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती, तो उसकी वजह से सिम्टम्स जो होते हैं जॉन्डिस के जैसे वो आपको देखने को मिल सकते हैं। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा नील्स, एनोरेक्सिया, डार्क कलर्ड यूरिन जो है इसकी वजह से आप ये भी आपको इसकी वजह से नहीं, मतलब ये भी आपको उस पेशेंट में मिल सकते हैं। देन इसके अलावा एक द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ ऐसे पर्टिकुलर साइंस दें और उसके आगे कुछ बताएं ना, तो उसको बहुत अच्छे से नोट कर लिया करो, क्योंकि कभी भी काम आ जाता है। ये चीजें लिखते हो ना तो नजर इन पे ही जाती है कि बच्चे को ये तक भी पता, ठीक है। ब्लैंचिंग, डाइजेशन, इंडाइजेशन होता है। अब हमारे को क्या देगा, मर्फी साइन, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को हम सीधा लेटाएंगे या फिर है ना जो पेशेंट को बिठाएंगे, और उसकी जो फिंगर्स वगैरह होंगी उसकी जो राइट कोस्टल जो मार्जिन होती है उसके अंदर हुक्ड करेंगे, एंड आस्क टू टेक द डीप ब्रीथ, यानी कि उसको क्या करेंगे, यहाँ इंटरकोस्टल मसल डीप ब्रीथ के लिए करेंगे। यहाँ से उसने हुक्ड किया, हुक्ड करने के अंदर क्या आ जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस डिसेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर, एग्जामिन द इन्फेक्शन, जब उसका जो गॉल ब्लैडर है वो क्या होगा, इंस्टिंक्ट होना चालू होगा, स्ट्रिंक होना चालू होगा और डिसेंडिंग होना, यानी वो
की साइड में जाने का ऐसा वो हमारे को फीलिंग आएगा। जब आप उसको कोट कर लेते हो, यानी आप गोल ब्लैडर को अगर पकड़ लेते हो तो समझ सकते कि इन्फ्लामेशन है। गोल ब्लैडर छोटा-सा ऑर्गन होता है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब वो बड़ा हो चुका है यानी इसमें इन्फ्लामेशन हो चुकी है। दैट इज़ मर्फी साइन, ध्यान रखना। देन डायग्नोसिस में देखते हैं क्लिनिकल सिम्पटम्स हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो चेस्ट एक्स-रेज़ हो सकते हैं, एब्डोमिनल एक्स-रे हो सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकता है, ब्लड टेस्ट, ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। देन इसके बाद में आता है मेडिकल मैनेजमेंट। क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट में? एनाल्जेसिक दी जाती है, जिसके अंदर कौन सी मॉर्फिन, पैथिटिडीन, जो कि क्या करती है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट में पेन से बचाती है हमारे को। एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे सेफोटेक्सिम हुआ, मेट्रोनिडाज़ोल हुआ, एंटामेटिक सच एज़ रेगलान हुआ, तो क्या करती है वोमिटिंग को रिलीव करने के अंदर काम आती है। देन केनोडोक्सी ऑक्ज़ैलिक एसिड हो सकता है, वो दे सकते हैं, जो कि क्या करता है स्टोन की जो साइज़ होती है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो स्मॉल साइज़्ड के जो क्या होते हैं स्टोन्स होते हैं वो उसमें देखने को। देन इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, जिसमें आता है कोलेसिस्टेक्टोमी टू रिमूव द गॉल ब्लैडर सर्जिकली, रिमूव करना गॉल ब्लैडर को सर्जिकली, तो हम कहते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे कोलिलिथियासिस, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन प्रेजेंट होता है, जिसको गोल स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये आप देख सकते हो किस प्रकार से कोलिलिथियासिस दे रखा है, जिसके अंदर ये हमारा गॉल ब्लैडर है और इसमें हमारे को व्हाइट कलर के जो, ठीक है। देन इसके बाद में हम देखते हैं किस-किस वजह से हो सकता है एडवांस एज, ओबेसिटी, कॉमन इन फीमेल, ध्यान रखना मोर कॉमन होता है फीमेल में, एस्ट्रोजन थेरेपी की वजह से, मतलब मेल में नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, वो तो एस्ट्रोजन थेरेपी की वजह से हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में ज़्यादा होता है। तो उस वजह से सिस्टिक फिब्रोसिस, पैरेंटल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। डायबिटीज, रैपिड लॉस, वेट लॉस की वजह से, ट्रैक्ट ऑफ डाइटरी फाइबर्स के अलावा रिसेक्शन, हील रिसेक्शन और डिजीज के कारण हेमोलाइसिस की वजह से, इसके अलावा लिवर सिरोसिस और बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। देन इसके बाद में क्या-क्या देखने को आपको वहाँ मिल सकता है, तो नोज़िया, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। 1-2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। कहाँ पेन होगा? राइट अपर क्वाड्रेंट और एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर, और दूसरा जो होगा पेन में बी रेडिएटेड टू द राइट स्कैपुला इंटरकैप्सुलर रीजन और बैक साइड में या राइट स्कैपुलर जो इंटरकोस्टैप्सुलर रीजन होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। देन इसके बाद में आ जाती है नोज़िया, वोमिटिंग हुआ, इसके अलावा जो पेशेंट आर अनेबल टू टॉलरेट हाई फैटी डाइट, तो उस समय आपको वो देना है डिस्पेप्सिया की कंडीशन में देना है, फ्लैटुलेंस की कंडीशन में आपको पेशेंट को ये देना है। चला डायग्नोसिस आता है, क्या-क्या डायग्नोसिस आ सकते हैं? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एक्स-रेज़ हुआ, इसके अलावा हमारे अल्ट्रासोनोग्राफी, कंप्यूटेड तो टोमोग्राफी होती है, सीटी स्कैन वो करवा सकते हो, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैनक्रिएटोग्राफी करवा सकते हो आप, डायग्नोसिस के थ्रू आप पता लगा सकते हो कोलिलिथियासिस का। देन इसके बाद में ब्लड एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन, लिवर फंक्शन टेस्ट ये आप करवा। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे कॉम्प्लिकेशंस, क्या आ जाता है? एक्यूट कोलिसिस्टिक क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, कोलिंजियोसाइटिस यानी बाइल डक्ट का इन्फ्लेमेशन, जॉन्डिस हुआ, पैंक्रेाटाइटिस जिसमें पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हाइड्रोप्स ऑफ द गॉल ब्लैडर का अंदर क्या हो सकता है? हाइड्रोप्स कंडीशन देखने को मिलती है। मेडिकल मैनेजमेंट, एनाल्जेसिक, एंटामेटिक, एंटासिड अकॉर्डिंग टू द सिम्पटम्स। देन कोलिलिथियासिस की जो ड्रग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है? ये है हमारी कैनोडियोल। कैनोडियोल का काम क्या होता है? कैनोडियोल का काम होता है कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना, जिसकी वजह से स्टोन जो है वो गलने में आसानी होती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल जैसे के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो होती है ट्रीटमेंट के लिए गोल ब्लैडर के लिए कौन से देते हैं? कंसिस्टिंग कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कंसिस्ट करती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल भी उसमें होता है। कौन सी होती है? अ, मोनोक्टेनोइन होती है, ठीक है? मोनोक्टेनोइन होती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक होती है, जिसमें आती है हमारी नेसोगैस्ट्रिक सक्शन हुआ, ईआरसीपी एंडोस्कोपी हुआ, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी हुआ, इन सब के कंडीशन में होता है, और शॉक दिए जाते हैं, जो कि क्या करता है? स्टोन को तोड़ने का काम करता है। देन इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट, वो क्या वही सेम टू चीज़ें आ रही है, इसमें हमारे को कोई चीज़ ध्यान नहीं रखनी, खाली ये 3 चीज़ को हमारे को ध्यान रखना है कि लोकेशन, सीवियरिटी, रेडिएशन।
होती है। देन इसके बाद में आती है हमारे क्या-क्या और इसमें ध्यान रख सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकता है। कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, कोलिंजिस्टिस हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस, जॉन्डिस हो सकता है, हाइड्रोप्स और ये सारी चीज़ें हमने देख रखी न्यूट्रिशनल लेवल, हाइड्रेशन लेवल, एंग्जायटी लेवल और नॉलेज रिगार्डिंग टू द डिजीज़। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप क्या-क्या करा सकते हो लेप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टोमी, दूसरा कोलिथोटोमी, तीसरा आती है हमारे कोर्डियोकोलिस तो लिथोट्रिप्सी और चौथी जो सर्जरी होती है वो कौन सी होती है कोलिसिस्टेक्टमी। चौथी वाली तो पता है रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर, फर्स्ट वाली के अंदर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के थ्रू आप गोल ब्लैडर को रिमूव करते हो, दूसरी वाली के अंदर आपको इंसिजन लगाना है बाइल डक्ट के अंदर और फिर गोल ब्लैडर को निकालना है गोल ब्लैडर के इंसिजन टू ऑफ द बाइल डक्ट के इंसिजन के थ्रू आप जो है वो रिमूव टू इंसिजन बाइल डक्ट आता है हमारा क्या आता है हमारा तीसरा कोलेडो अ, कोल कोलेडोकोलियो लिथियोट्रिप्सी जिसके अंदर क्या हो जाता है इसके अंदर क्या करता है हम क्या करता है क्रस्ट कर देते हैं और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं यानी उसको अंदर ही अंदर अगर बड़ी जो स्टोन है तो उसको धीरे धीरे तोड़ तुड़ा के जैसे है वो हम बाहर निकाल बाद में आ जाता है क्या करना होता है प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव पेशेंट को जो है मैनेजमेंट हमारे को देना होता है तो इसके डायग्नोसिस आ जाते हैं इंटरवेंशन के साथ हमारे सारे आ जाते हैं ये हमने देख लिया है कि पेन रिलेटेड तो सर्जिकल प्रोसीजर हो सकता है न्यूट्रिशनल लेवल बैलेंस नहीं रह सकता है इसके अलावा हमारे इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नॉलेज डेफिशिएंसी हमारे को पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है रिगार्डिंग टू प्रोसीजर और एंजाइटी जो है वो देखने को देन इसके बाद में 10वीं डिजीज आती है पैनक्रेटाइटिस मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज एक्यूट भी हो सकता है क्रोनिक भी हो सकता है देख सकते हैं हमारा पेनक्रियाज का जो लेवल है वो क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है ना ये हमारा पेनक्रियाज है इसके अंदर इसका लेवल बढ़ रहा है देन इसके बाद में हम देखते हैं क्या 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 कोज हो सकते हैं तो एल्कोहल की वजह से हो सकता है कोलिसिस लिथियासिस की वजह से हो सकता है एब्डोमिनल ट्रोमा इसके अलावा बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज की वजह से हो सकता है लोकल ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से हो सकता है जिसमें पेनक्रियाज स्टेनोसिस ऑफ पेपिला ऑफ वेटर इनके कारण से हो सकता है इनके जो लोकल जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हो सकता है इन जगहों पे अगर कैंसर हो जाता है या गांठें हो जाती हैं कार्सिनोमा हो जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है ईआरसीपीएस की वजह से हो सकता है हाइपरलिपिडेमिया कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से हो सकता है एजेट्रियोप्रिन हो सकती मेडिसिन की तरह हम दे सकते हैं वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्स वगैरह तो उसमें दे सकते हैं इस्चेमिक वास्कुलर डिजीज हुआ हाइपर सिक्रेशन ऑफ पेराटोइड ग्लैंड के अंदर की वजह से भी ये हो सकता है। देन इसके बाद में सिम्पटम्स क्या-क्या देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, सडन ऑनसेट होता है पेन का, सीवियर टाइप का होता है, लोकेशन जो होती है मिड एपिगैस्ट्रिक लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होती है, ये साइट ऑफ पेन इसके अलावा पेन में भी रेडिएट टुवर्ड द बैक साइड में पेन जो है वो चला जाता है, इतना पेन जो धीरे-धीरे बैक साइड में भी जाने लग जाता है। देन इसके अलावा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड द फैटी फूड और जो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है वो होता है नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल टेंडरनेस हो सकता है, कूलेंट साइंस देखने को मिल सकता है यानी कि जो पेरी-अम्बिलिकल रीजन लूज़ सिक्रेशन होता है यानी कोलिस साइंस हमारे को किसमें देखने को मिलता है पैनक्रियाटाइटिस के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि वो बढ़ जाता है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती और ब्लूइश कलर देखने को मिलता है। इसके अलावा सीवियर केस में जैसे शॉक वगैरह हुए तो ट्रेकिकार्डिया, डिस्निया, हाइपोटेंशन कार्डियक डिसरिथमिया, रीनल फेलियर और हाइपोक्सिया की कंडीशन के अलावा वेट लॉस हुआ, मसल वास्टिंग हुआ, स्टोरिया हुआ मे बी अकर ड्यू टू क्रोनिक पैनक्राइटिस ये सारे इसके देन इसके अलावा डायग्नोसिस आ जाता है, हेल्थ हिस्ट्री हुआ, क्लिनिकल फीचर्स हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, सीरम एमाइलेज लेवल जो है उसका एस्टिमेशन करते हैं, चेस्ट एक्सरे वगैरह डायग्नोस करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द सीरम लाइपेज लेवल के अलावा एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपेनक्रिएटोग्राफी हुआ, अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ, टोमोग्राफी हुआ, इसके अलावा लिवर फंक्शन जो है यूरिन माइलेज लेवल जो है उसका एस्टिमेशन करते हैं। के अलावा हमारे जो ब्लड सेल्स काउंट्स हुई, ग्लूकोज़ लेवल हुआ, एल्कलीन फॉस्फेट लेवल जो हुआ, तो हम क्या करते हैं एस्टिमेट करते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या अराइज़ हो सकते हैं, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज हुआ, इसके अलावा इंटेस्टाइनल इलियस हुआ, ऑब्स्ट्रक्टिव पैनक्रियाज़ ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस हुआ, ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस के अलावा रीनल फेलियर हुआ, शोक हुआ, पैनक्रेटाइटिस हुआ, पैनक्रेटिस पैनक्रियाटिक एब्सेस हुआ, इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, डायबिटिक मेलाइटिस हुआ, ये सारे इसके वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज़ होते हैं।
देन इसके बाद में आ जाता है एडवांस मैनेजमेंट। एडवांस मैनेजमेंट वो क्या होता है, एनाल्जेसिक ड्रग दो, एंटासिड दो, हिस्टामिन्स दे होता है, जैसे कि वो गैस्ट्रिक एसिड को क्या कर सके, रेनिटिडिन, फोमेंटिडिन ऐसी जो है वो एंटी नोटेंटी, यानी कि हमारी जो हिस्टामिनिक H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वो देनी है। कोलिनर्जिक्स दे सकते हो एट्रोपिन की जैसे। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में आप देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज देन सबसे पहले जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग जो है उसको कम करनी होती है। उसके अलावा अगर अगर होता है उसको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग की वजह से, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, इंट्रावेनस फ्लूइड आपको देना है, नथिंग टू बाय माउथ आपको पेशेंट को रखना है। इसके अलावा विटामिन जो है वो आपको पेशेंट को प्रोवाइड कराने हैं। देन इसके बाद में क्या-क्या नर्सिंग मैनेजर आ जाए, मेडिकल मैनेजमेंट आ सकता है। मेडिकल पेशेंट के नर्सिंग मैनेजमेंट क्या-क्या चीज़ें वाइटल साइन जनरल सारी की चीज़ें चीज़ें सेम है। एग्ग्रेवेटिंग फैक्टर एक हमारे को याद रखना है। दूसरा जो इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ है वो उसकी ब्रीदिंग पैटर्न, बाकी सारी चीज़ें और रेडिएशन की कहाँ-कहाँ जो है वो फैल रहा है पेन, बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। देन इसके बाद में सर्जरी होती है। सबसे पहली होती है पैनक्रिएटोजेजुनोस्टोमी, यानी कि पैनक्रियाज और जेजुनियम इनको एनास्टोमोस किया जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट से जेजुनियम। दूसरी होती है विपल प्रोसीजर। विपल प्रोसीजर के अंदर क्या हो जाता है, हमारे को सबसे पहले तो इसको ध्यान रखना है, दूसरा नाम क्या है, रेडियल पैनक्रिएटो ड्यूडेनेक्टोमी। के अंदर क्या हो जाता है, पेनक्रियास का जो हेड होता है इंसर्कल रूप ऑफ द डिओडेनम जो होता है वो सर्जिकली रिमूव किया जाता है, पाइलोरस को जो है वो रखा जाता है। लेकिन तीसरी होती है हमारे सब टोटल पेनक्रियाटेक्टोमी, जिसके अंदर क्या हो जाती है, रिमूवल ऑफ सर्जिकली प्रोसीजर से पेनक्रियास को रिमूव किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट होता है सर्जिकल। देन इसके बाद में क्या-क्या आ सकता है, तो ये सारे डायग्नोसिस आ रही है, फ्लूइड लेवल, स्किन इंटेग्रिटी, नॉलेज डेफिशिएंसी, एंजाइटी, इम्बैलेंस इन लेवल, पेन वगैरह, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशन, ये सारी जो इसके नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। देन इसके बाद में हमारी नेक्स्ट डिजीज आती है पैनक्रियाटिक कैंसर। कैंसर कहाँ हो जाता है, पैनक्रियाज में हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो मेन चीज क्या है, 3/4 पैनक्रियाटिक कैंसर के अंदर जो है हेड में पाया जाता है, बचा हुआ 1/4 जो होता है उसकी बॉडी और टेल में पाया जाता है। बाकी पैनक्रियाज का जो ऊपर पार्ट होता है जैसे हेड में हमारे को दिख रहा है ना। Initially, the pancreatic endocarcinoma is the most common type of pancreatic cancer, यानी pancreatic cancer जो होता है उसका मोस्ट टाइप होता है। देन इसके बाद में कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। देन इसके बाद में आ जाता है रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या हो सकते हैं उसके अंदर, तो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है। इसके अलावा 65 ईयर्स से एज से ज़्यादा वाले पेशेंट में होता है। स्मोकिंग हुआ, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो गया। इसके अलावा हमारी जो डायबिटिक मेलाइटस हो गया, ओबेसिटी और अल्कोहल, ये सारे जो है इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, इन्हीं की वजह से ये चीज़ें होती हैं। देन इसके बाद में हम बात करते हैं क्या-क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आता है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड कंजक्टिवा, स्क्लेरा की जगह कंजक्टिवा है। दूसरा है डार्क कलर्ड यूरिन हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमेन में पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसमें क्या-क्या डायग्नोसिस कराते हैं, सारे डायग्नोसिस सेम है हमारे, ओके वही जो है इसके अंदर हम कराएँगे। देन इसके बाद में एब्डोमिनल सीटी स्कैन हो गया, ये हमारा एक थोड़ा मेन है। देन इसके बाद में आ जाती है जीएनएम की बात करें हम, कितना जो ऑनलाइन बेच जो है हमारे वो कितना है, ऑनलाइन बेच की हम बात करें तो कितना है हमारे, 2400 रुपीज़ एएनएम का ऑनलाइन बेच है और 2500 रुपीज़ हमारे जेएनएम का ऑनलाइन बेच है, जिसकी जो क्लासेस हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं पिंक ऐप के ऊपर, और उसके थ्रू अपनी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस को भी वो लगातार कर सकते हैं और रिवीजन भी आप कर सकते हैं। इसके मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी जैसे विपल प्रोसीजर हुआ, विपल प्रोसीजर में क्या होगा, हेड जो होगा उसको डिओडेनम को के कर्व से रिमूव कर दिया जाएगा और उसको जेजुनियम के साथ में और स्टमक के साथ में किया जाएगा। और लास्ट में जो है अपार्ट फ्रॉम द सिस्टिक डक्ट से हटके हमारे को क्या करना है, कनेक्टेड द लूप ऑफ द जेजुनियम टू ड्रेन पाइल, और पाइल को जो है वो क्या रिमूव कर देना है। देन क्लीन कर देना है। देन इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, सारे के सारे नर्सिंग कोई नई चीज़, और बस एक लास्ट ये ध्यान रखना है, सर्जिकल मैनेजमेंट आप जब कराते हो तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपको अच्छे से करानी है। थैंक यू सो